नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 28 जुलाई के अपने इस दूसरे वीडियो में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के भाषणों का हिस्सा हमने शामिल किया है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि दिल्ली और बिहार में छात्रों के साथ हिंसा और रिहाई से जुड़ी किस तरह की खबरें हैं। आपको याद होगा कि 20 जुलाई की सुबह 6:30 बजे से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने एक वीडियो ट्वीट किया कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से लदा एक ट्रक पार्क किया गया है। क्या शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ इन पत्थरों का इस्तेमाल होगा? न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार ने इस ट्रक पर बेहद शानदार स्टोरी की है। गोदी मीडिया यहां भी चूक गया। ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे अवधेश ने पता लगाया कि इस ट्रक को प्रदर्शन से 4 दिन पहले जब्त किया गया। जब सवाल उठने लगे तब पुलिस ने इस ट्रक को 4 बार प्रदर्शनों के दौरान अलग अलग जगहों पर पार्क किया। पत्थर से भरे ट्रक को जंतर मंतर पर और बाद में यूथ कांग्रेस के बाहर क्यों पार्क किया गया, पुलिस के अधिकारी माकूल जवाब नहीं दे पाए। अगर दीपके ने ट्वीट नहीं किया होता तो इन पत्थरों का क्या इस्तेमाल हो सकता था, इस सवाल पर अब भी सोचा जा सकता है। द हिंदू की विजेता सिंह की एक रिपोर्ट है। संसद मार्ग थाना की जनरल डायरी एंट्री के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट किया है कि रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से यह बात दर्ज की गई है कि डीसीपी के आदेश पर आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट ने नॉन इलेक्ट्रिकल शेल के 55 राउंड, इलेक्ट्रिकल शेल के 15 राउंड, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी रायट गन से 2 राउंड बैलिस्टिक कार्ट्रिज के साथ प्लास्टिक पैलेट का इस्तेमाल किया। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। दिल्ली में 20 जुलाई की हिंसा में अब गोली चलने के भी आरोप लग रहे हैं। द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है। गुरुग्राम की नूतन का कहना है कि जंतर मंतर के पास पार्क के एक ऊंचे हिस्से में थीं जब उन पर नीचे से कुछ हमला हुआ और उनके कान पर चोट लगी। जब बहुत खून बहा और सुनने में परेशानी होने लगी तब अस्पताल गईं। उनके डिस्चार्ज समरी में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने लिखा है कि उनके दाएं कान पर गन शॉट, बंदूक की गोली के कारण चोट आई है। नूतन कहती हैं कि चोट से उनका कान उधड़ गया है, कई टांके लगाने पड़े हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने द हिंदू से कहा है कि नूतन की मेडिको लीगल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें किसी भारी चीज के हमले से चोट आई है, ना कि गोली से। अगर ऐसा है तो आरएमएल अस्पताल ने नूतन की डिस्चार्ज समरी में गोली की बात क्यों लिखी है? आकाश उन 3 छात्रों में से एक हैं जिसे बिहार के सिवान जिले में AK-47 से गोली लगी। पटना में आकाश का इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आकाश से फोन पर बात की। आकाश रायबरेली के रहने वाले हैं और वहीं से राहुल गांधी सांसद हैं। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी अस्पताल जाकर आकाश का हाल लिया था। घबराए तो नहीं ना दादा? नहीं, घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर वो आप NSGO वाले आपकी मदद करते हैं, ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ, जरूर बताएंगे आपसे। बिहार की जेलों में बंद छात्रों को रिहा करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक नया ही अल्टीमेटम दे दिया
कि अगर 29 जुलाई की शाम 7 बजे तक छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो 30 जुलाई से बिहार भर में हल्ला बोल आंदोलन होगा। बिहार सरकार ने 27 जुलाई की देर शाम एक आदेश जारी किया कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक जितने भी गिरफ्तार हुए हैं और लोगों के खिलाफ FIR हुई है उन सभी को रिहा किया जाएगा, मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बिहार सरकार ने गिरफ्तार छात्रों को रिहा करना शुरू कर दिया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं में देरी हो रही है, मगर सभी को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों के तोड़े जाने पर रोक तो लग गई है, फिर भी अखिलेश यादव ने इस यूनिवर्सिटी का मसला उठाया है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हों कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने जी। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए, सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती। कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी? और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ
किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस बिल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कोई चाहता है इस देश में परीक्षा साफ सुथरी हो, लेकिन इस बिल के जरिए मोदी सरकार खुद को निर्दोष दिखाना चाहती है और वैसा हम नहीं होने देंगे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक का इतिहास, उनकी जांच का रिकॉर्ड सामने रख दिया। The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. History is witness, sir. Sir, let me give you some examples from the past. Sir, in the last 12 years, let me give you a record of all the paper leaks that have taken place in the last 12 years, sir. Sir, CBSE class 12 paper was leaked in 2014, no conviction on record. Sir, 2015-16 CBSE pre-medical entrance paper, there has been 4 instances leaked in 3 separate years, 2015, 2016, 2017. No conviction has taken place so far. 2015-16 again, AIPMT, All India Medical Entrance. Question papers were leaked across 10 states. What is the result? Supreme Court scrapped the exam. No conviction has taken place. No conviction on record. Sir, SSC CGL 2017, CBI investigation was ordered on an alleged paper leak. 0 convictions. Army Common Entrance Exam leaked in 2017. CBI investigation ordered. 0 conviction. CBI probe ongoing. So CBSE class 10, class 12 economics, both papers leaked. No conviction so far. 2021 JEE main, irregularities found. CBI probe ordered. No conviction so far. Sir, 2021 UP TET, CBI investigation ordered. 0 conviction so far. 2022 Rajasthan REET recruitment exam leaked. Case is currently under trial. Telangana Public Service Commission 2023 leaked over 25,000 leaked question papers were leaked which affected 25,000 candidates. 0 convictions. CBI probe ongoing. 2024, after the government was voted to power, NEET UG, UGC NET, Patna leak. In the UGC NET, exam was cancelled a day after a day after the nationwide protests were held. CBI closure report found no evidence of leak. So let me give you another table. Sir, in the last 12 years, at least 17 exam-related fraud investigation, including NEET, UG 2024, UGC NEET, SSC CGL, JEE Main, WBSSC, HP Police. These are all being probed by CBI. But there has been 0 conviction in the last 12 years. तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस बिल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कोई चाहता है इस देश में परीक्षा साफ सुथरी हो, लेकिन इस बिल के जरिए मोदी सरकार खुद को निर्दोष दिखाना चाहती है और वैसा हम नहीं होने देंगे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक का इतिहास, उनकी जांच का रिकॉर्ड सामने रख दिया। सरकार खानापूर्ति करती नजर आ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भारत की परीक्षाओं में धांधली और उनमें होने वाली देरी का समाधान नहीं। सरकार को समझना होगा कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अगर यही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच में सख्त होती तो उसके पास आज के दिन बताने के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होता कि हमने व्यापम में किसी को नहीं बचाया। अगर आप मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के डिटेल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इस देश में एमबीबीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। हम
इन चर्चाओं की पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर चर्चाओं में लोग ऐसी बात कह देते हैं कि व्यापम वालों ने तो अब क्लिनिक और अस्पताल भी बना लिया होगा। यह कितना भयानक है। कोई भी एक व्यक्ति व्यापम के रास्ते से डॉक्टर बन जाए, अस्पताल बना ले, तो इसकी जवाबदेही बीजेपी को लेनी चाहिए। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी पेपर लीक को नकार नहीं पाई, उल्टा बताने लग गई कि एक ऐसा माफिया नेटवर्क बन गया है जो सभी राज्यों में मौजूद है। यह बहुत ही जनरल सी बात है। सरकार की तरफ से सांसद को पूरी जानकारी के साथ बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि सभी राज्यों में नेटवर्क बनाने वाले इस पेपर माफिया को पकड़ने में गृहमंत्री अमित शाह ने अब तक क्या किया, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों ने क्या किया। सरकार की तरफ से सांसद विनम्रता की आड़ में उसकी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही थीं। अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है, और स्टाफ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, आईआईटीज अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। बांसुरी स्वराज को तैयारी करनी चाहिए थी। कितने एम्स बन गए इसे गिनाने से अब कोई फायदा नहीं। कौन सा एम्स सुचारू रूप से चल रहा है यह बताना चाहिए। किस एम्स में पढ़ाने वाले सारे प्रोफेसर मौजूद हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर समय खबर आती रहती है कि फला एम्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सैकड़ों में खाली हैं। इसी हफ्ते सरकार ने संसद में जानकारी दी कि एम्स में 1/3 पद खाली, फैकल्टी नॉन फैकल्टी का हर तीसरा पद खाली है। 6300 फैकल्टी पद में से 2181 पद खाली हैं। इतने खराब रिकॉर्ड के रहते बांसुरी स्वराज को संसद में नहीं बताना था कि मोदी सरकार के दौर में कितने एम्स बनाए गए। सत्ता पक्ष के सांसद बिल के बहाने विपक्ष को घेरने लगे और 2009 के समय के पेपर लीक के बारे में बताने लगे। 2014 तक पेपर लीक की संख्या कितनी है बताने लग गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। कांग्रेस की सरकार के दौरान क्या हुआ, उसके बदले जनता बीजेपी की सरकार लेकर आई। अगर बीजेपी की सांसद कांग्रेस सरकार के रिकॉर्ड गिना रही थीं, तो उन्हें बताना चाहिए था कि उनकी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए
पेपर लीक के मुद्दे पर कितनी लड़ाई लड़ी और इसी लोकसभा में कितनी बार चर्चा की मांग की, मनमोहन सिंह को मजबूर किया, उनके शिक्षा मंत्री को मजबूर किया कि पेपर लीक पर बयान दें। 2014 से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। 13 साल बाद कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण देने की जरूरत नहीं थी। इससे बांसुरी स्वराज का भाषण कमजोर नहीं, सतही होने लगा। भाषण की शुरुआत में खुद ही बता रही हैं कि कई राज्यों में पेपर लीक माफिया फैल गया है और अंत में कांग्रेस के दौर में पेपर लीक की गिनती बता रही हैं। 13 साल से माफिया खत्म नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसी सरकार को लेनी पड़ेगी। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए जो कुछ भी किया उसकी ही पोल खोल दी। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। उस मामले में इसको बेल मिल गया और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने राधा कृष्णन रिपोर्ट की बात की। बताने लगे कि मोटा मोटी 46 में से 35 सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। मोटा मोटी लागू करने का क्या मतलब है? 28 जुलाई की हिंदुस्तान टाइम्स में संजय मौर्य की रिपोर्ट है कि राधा कृष्णन पैनल के 101 में से 27 सुझावों को अभी तक लागू नहीं किया गया, मात्र 57 को लागू किया गया, 60% भी लागू नहीं हुआ। 10% सुझावों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। यह हालत है और जितेंद्र सिंह मोटा मोटी सुझावों के बहाने से 76% का आंकड़ा दिखाकर बचने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यही रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा है 101 सिफारिशों में से 27 अब तक लागू नहीं की गई। पूर्व मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिसंबर 2024 में घोषणा की थी कि समिति की सिफारिशों के अनुरूप
एनटीए अब भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद एनटीए ने 2025 और 26 में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की। स्पष्ट है, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने की ना तो सरकार की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ना ही कोई ईमानदार मंशा। ऐसे में प्रधानमंत्री अब नंदन नीलेकणी की अगुवाई में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स किस तरह से बना रहे हैं, क्या साबित करने के लिए सरकार का अब तक का रिकॉर्ड देखते हुए इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी धूल ही खाएगी। इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी and who are known to have expertise and experience in these domains. Mr. Nandan Nilekani, co-founder Infosys, Mr. S. Somnath, ISRO chief, Tapan Dekka, ex-DIB, Mr. V. Kamakoti, director IIT Madras, Chennai, और इसी तरह से हमारे दो और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी, उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इंप्लीमेंट हो चुकी है। कमेटी के बाद एक और कमेटी। बांसुरी स्वराज ने जिस माफिया नेटवर्क की बात की, उसे पकड़ने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाएगी? अभी भी अलग अलग परीक्षाओं के छात्र लिख रहे हैं, उनकी परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आप हमारे मुद्दे पर वीडियो बना दीजिए। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है, 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। आप जेन-ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। 2025 में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की परीक्षा के लिए विज्ञापन निकला। इस परीक्षा का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। परीक्षा देने वाले छात्रों ने यह पोस्टर बनाया है। इसी में लिखा है कि परीक्षा के 120 दिन हो चुके हैं ज्यादा और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट में देरी भी पेपर लीक से बड़ी समस्या है। सरकार पहले ईमानदारी से हर राज्य से लिस्ट मांगे, उनके यहां कितनी परीक्षाएं लंबित हैं और नतीजे कब आएंगे, फिर सारी परीक्षाओं के रिजल्ट
अगले 1 महीने के भीतर जारी करने का प्रयास करे। मूल बात क्या है? मूल बात है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भरोसे के लायक नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत खराब है, कई जिलों में रद्दी है। सरकार ने इसे ठीक करने के लिए 13 साल गंवा दिए। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी जा चुकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।